नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट, पर्यावरण। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि सुपर टेट, यूपी टेट, रीट, सी टेट इन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सुपर फास्ट मोड में इस वीडियो को हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक है, 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 30 है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इसी तरीके के वीडियोस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सुपर फास्ट मोड में हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, बहिर्मंडल में कौन सी गैस की प्रधानता रहती है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हाइड्रोजन एवं हीलियम। याद रखिएगा, बहिर्मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता रहती है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हाइड्रोजन एवं हीलियम होगा। दूसरा क्वेश्चन है, ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है। ठीक है, ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। याद रखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है सीएफसी गैस। ठीक है, ये ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस होगी। तो याद रखिएगा, बहिर्मंडल में कौन सी गैस की प्रधानता, हाइड्रोजन एवं हीलियम, और ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा थर्ड नंबर, किस मंडल को संवहन मंडल के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्षोभ मंडल। याद रखिएगा, क्षोभ मंडल को संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, प्रशांत महासागर का चौराहा किस द्वीप को कहा जाता है। प्रशांत महासागर का चौराहा किस द्वीप को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा हवाई द्वीप। किसको कहा जाता है, हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो देखिएगा, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है गोरखपुर 1.3 किलोमीटर, जो कि कितना है, 1.3 किलोमीटर है। 1.3 किलोमीटर है और ये विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, आप लोग चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किए तो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस आपको पर डे प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, आप लोगों ने अगर सीडीपी का प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व किया है तो सीडीपी का प्रैक्टिस सेट आप लोग सॉल्व कर लीजिए। 100 एमसीक्यूज का है, साथ ही 111 एमसीक्यूज का है, और एनवायरमेंट के अदर वीडियोस भी आपको चैनल के प्लेलिस्ट पर एनवायरमेंट प्रैक्टिस सेट के नाम से है, वहां पर आप देखेंगे तो आपको अन्य वीडियोस भी मिल जाएंगे। एनवायरमेंट का 100 एमसीक्यूज का जो वीडियो है, 100 एमसीक्यूज, इसे आप लोग जरूर सॉल्व कीजिए और जो भी आपका स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर, भारत में रेडियो का प्रसारण कब से किया गया। तो देखिए, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कब से किया गया, तो ये याद रखिएगा 1923 से। कब से किया गया, 1923। और कहां से किया गया, तो याद रखिए रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे से वर्ष 1923 में भारत में रेडियो का प्रसारण किया गया। ठीक, और विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर 1.3 किलोमीटर। ठीक है, लंबा है। अगला देखते हैं 7th नंबर, द्रोणाचार्य पुरस्कार का प्रारंभ कब किया गया, या द्रोणाचार्य पुरस्कार को कब से प्रारंभ किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो है 1985। याद रखिएगा 1985 में, 1985 से 1985 से द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। और ये क्यों किया जाता है और किस क्षेत्र में, तो देखिए खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा होती है, याद रखिएगा, इसमें गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा और साथ ही प्रशस्ति पत्र, 5 लाख रुपए समारोह परिदान ये प्रदान किया जाता है। तो इतना सब कुछ याद रखिएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे पूछ लिया जाता है कि कब से शुरुआत हुई, सन पूछ लिया जाता है, 1985 होगा। और साथ ही खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना जरूरी। जो इसकी राशि है वो 5 लाख रुपए है, साथ ही गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा भी दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जरा, कि भारत का दक्षिणतम बिंदु बताइए। देखिएगा, भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का उत्तरतम बिंदु। देखिए यहां पर बात की गई है भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार, और साथ ही इस अगला क्वेश्चन है कि भारत का उत्तरतम बिंदु। ये प्रश्न अगर पूछा जाता है तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार रखिएगा, प्रश्न आया भी है एग्जाम में कि भारत का उत्तरतम बिंदु और दक्षिणतम बिंदु दोनों ही प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो देखिए भारत का उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कॉल, नोट कीजिएगा, इंदिरा पॉइंट जब भी हो तो वो दक्षिणतम बिंदु होगा, और इंदिरा कॉल जब बात की जाए तो ये उत्तरतम बिंदु होगा। ठीक, तो भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल है, जो कि कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। और अगर दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट है, ये कहां पर है, ग्रेट निकोबार में। दोनों का याद रखिएगा स्थान कहां है। ठीक,
अगला क्वेश्चन बात करेंगे, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा मानसरोवर झील के समीप। कहां से हुआ है सिंधु नदी का उद्गम? तो मानसरोवर झील के समीप, ठीक है। यहां से मानसरोवर झील से जो है सिंधु नदी का उद्गम हुआ है, इसके समीप। और सहायक नदियां कौन सी हैं सिंधु नदी की? देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है इस ये प्रश्न कि सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? झेलम है, रावी है, व्यास है, सतलुज है और चेनाब। ठीक, ये सभी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। और सिंधु नदी का जो संगम है वो कहां होता है? अरब सागर में। सिंधु नदी का संगम अरब सागर में होता है। इतना फैक्ट आपको याद रखना है सिंधु नदी के बारे में। उद्गम मानसरोवर झील के समीप, सहायक नदी कौन कौन सी है? झेलम, रावी, व्यास, सतलुज, चेनाब। और संगम कहां होता है? अरब सागर में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। काकरापारा परियोजना किस राज्य में स्थित है? इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो काकरापारा परियोजना किस राज्य में है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा गुजरात, सूरत में। गुजरात, सूरत में, ठीक है। और किस नदी पर है? तो ताप्ती नदी पर। किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर है। याद रखिए काकरापारा परियोजना अगर सिर्फ राज्य ना पूछे किस नदी पर है, तो आंसर होगा ताप्ती नदी। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड, तो नोट कीजिएगा ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। किससे है? दुग्ध उत्पादन से है ऑपरेशन फ्लड का संबंध, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, हर एक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि आपको बाद में नोट करने में आसानी रहे। ठीक, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 11-12 क्वेश्चन हो गए। 13वां क्वेश्चन है, श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ठीक है, शहर और वो किस नदी के किनारे बसा है, इस तरीके के भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए। तो श्रीनगर शहर पूछा जा रहा है, ये है झेलम नदी के किनारे बसा हुआ। किस नदी के किनारे? झेलम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर होगा इसका मणिपुर। लोकटक झील कहां है? लोकटक झील मणिपुर में है। श्रीनगर शहर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, सामाजिक वानिकी की शुरुआत किस वर्ष से की गई है? सामाजिक वानिकी, ठीक है, तो इसकी शुरुआत 1976 से की गई। सामाजिक वानिकी की शुरुआत 1976 से की गई है। अगला क्वेश्चन है, अपीको आंदोलन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपीको आंदोलन, एक है चिपको, एक है अपीको, ठीक है। अभी हम लोग अपीको के बारे में देख रहे हैं कि अपीको आंदोलन की शुरुआत कब और किस राज्य में हुई। काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको टिक रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अपीको आंदोलन की जो शुरुआत है 1983 में की गई। और कहां से? कर्नाटक राज्य, कर्नाटक राज्य, ठीक है। अपीको आंदोलन, कंफ्यूज मत होइएगा, चिपको अलग है और अपीको अलग है। अपीको कर्नाटक में है, 1983 में हुई ये आंदोलन, ठीक है। और चिपको कब हुआ? तो याद रखिएगा चिपको हुआ है 1973 में। जरा ध्यान दीजिएगा, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब और किस राज्य में हुई? उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले से। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई 1973 में, 1973 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, चिपको अपीको दोनों ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले से 1973 में हुई। साथ ही उत्तर प्रदेश का अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट 18वां नंबर, कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी और राजकीय पशु दोनों ही इस प्रश्न में पूछे गए हैं, दोनों एक साथ पूछे गए हैं। तो देखिएगा जरा, पहले है राजकीय पक्षी के बारे में बताया गया है कि सारस अथवा क्रॉच लिखिए, ठीक। और राजकीय पशु की अगर बात करें तो बारहसिंगा, ठीक। बारहसिंगा जो है राजकीय पशु है। और राजकीय पक्षी अगर पूछा जाए तो सारस अथवा क्रॉच, सारस अथवा क्रॉच, याद रखिएगा ये राजकीय पक्षी है। और राजकीय पशु की बात कर रहे हैं तो ये है राजकीय पशु, ठीक है, याद रखिएगा राजकीय पशु है बारहसिंगा, याद रखिएगा, ठीक, बारहसिंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर है, उत्तर प्रदेश में वन निगम की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में वन निगम की स्थापना 25 नवंबर 1974 को हुई। कब हुई? 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश में वन निगम की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व की स्थापना कब की गई? पीलीभीत टाइगर रिजर्व की स्थापना कब और कहां की गई? इस क्वेश्चन का आंसर होगा, नोट कीजिएगा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व की स्थापना 2014 में की गई, ठीक है। कहां पर? पीलीभीत, बहराइच व लखीमपुर जिलों में। पीलीभीत, बहराइच व लखीमपुर खीरी जिलों में, लखीमपुर खीरी जिलों में, पीलीभीत, बहराइच व लखीमपुर खीरी जिलों में पीलीभीत टाइगर रिजर्व की स्थापना 2014 में की गई। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, कछुआ वन्यजीव विहार की स्थापना कब और कहां की गई? तो कछुआ वन्यजीव विहार की स्थापना याद रखिएगा, कछुआ वन्यजीव विहार की स्थापना 1989 में वाराणसी में की गई। कहां पर? वाराणसी में, 1989 वाराणसी। अगला है ओखला पक्षी विहार की स्थापना। ओखला पक्षी विहार की स्थापना कब और कहां की गई? तो ओखला पक्षी विहार की स्थापना याद रखिएगा 1990 में गौतम बुद्ध नगर, 1990 गौतम बुद्ध नगर, 1990 गौतम बुद्ध नगर, ओखला पक्षी विहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर, संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान और पंचवर्षीय योजनाएं किस देश से ली गई? काफी इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। संविधान में पॉलिटिक्स है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान और पंचवर्षीय योजनाएं किस देश से ली गई? राइट आंसर रूस होगा, ठीक, रूस।
अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की अंतिम बैठक काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार ये प्रश्न। अंतिम बैठक कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। 25 नंबर क्वेश्चन है संविधान निर्माण में कितना समय लगा? ये प्रश्न भी पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। यहां पर जब भी प्रश्न आपको दिया जाएगा ना, तो 11 महीने की जगह हो सकता है 10 महीने कर दें, 18 दिन की जगह हो सकता है 28 दिन कर दें। तो आपको याद रखना जरूरी है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, बिल्कुल रटा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भारत सरकार ने कब अपनाया? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, तो याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भारत सरकार ने अपनाया, ठीक है, 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो 26 जनवरी 1950, राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950, और जो राष्ट्रगान है वो 24 जनवरी 1950, राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950। काफी इंपॉर्टेंट है। 28 नंबर भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, नोट कीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, इसका वैज्ञानिक नाम पूछ रहे हैं, नोट कीजिएगा, राष्ट्रीय पशु तो बाघ है लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम बताइए क्या होगा? तो देखिए इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथरा टाइग्रिस। पैंथरा टाइग्रिस इसका वैज्ञानिक नाम होगा, राष्ट्रीय पशु बाघ का जो वैज्ञानिक नाम है पैंथरा टाइग्रिस। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, भारत सरकार ने डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा कब दिया? ठीक है, जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा डॉल्फिन को कब दिया गया? तो 5 अक्टूबर 2009 को, 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन यानी प्लेटेनिस्टा गंगोटिका को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है आज का, नोट कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए मुख्यालय से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ग्रीन पीस का मुख्यालय कहां है? ग्रीन पीस का मुख्यालय याद रखिएगा एम्स्टर्डम, स्थापना 1971। एम्स्टर्डम में है ग्रीन पीस का मुख्यालय, ग्रीन पीस का मुख्यालय एम्स्टर्डम, स्थापना 1971। ये थे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इन्वायरमेंट से है, और इस तरीके के प्रश्न सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, बिहार टेट, इन सभी में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग इन्हें नोट कर लीजिए, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरह की सीरीज आपको प्रोवाइड की जाती रहेगी टाइम टू टाइम, ठीक है। और इस तरह की वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सीटेट 2022, सीटेट 2022 के लिए टारगेट है सीटेट 2022। आप लोगों को सीटेट 2022 का एग्जाम जो है अगर पहली बार आप लोग देने जा रहे हैं तो एक ही बार में आपको क्लियर कराना है, ठीक है। ये जिम्मेदारी हम लोगों की है, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके के वीडियोस आपको पर डे किसी ना किसी एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल कराया जाएगा, ठीक है। सीडीपी हो गया, एनवायरमेंट हो गया, हिंदी, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट के प्रोवाइड कराए जाएंगे। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। तो वीडियो आप लोगों को कैसे लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपना सपोर्ट प्लीज इसी तरीके से बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।